हेलो बच्चों, आज हम चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय की क्लास है। हमारी क्लास में कक्षा 10 विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस रहने वाला है। बच्चों, हमारे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। हम आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, कोई पदार्थ अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है तो इसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे दूध का दही में बदलना, जैसे बर्फ का पिघलकर जल में बदलना, जैसे जल का वाष्प में बदलना, ये सब परिवर्तन होते हैं। और हमारे आसपास इस प्रकार के अनेक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है भौतिक परिवर्तन और नंबर दो होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे उसका आकार, उसकी अवस्था बदल जाती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म अर्थात उसके रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कागज का टुकड़ा है। यह कागज का टुकड़ा आयताकार है। आयताकार इस कागज के टुकड़े को जब मैं मरोड़ता हूं तो मरोड़ने पर इसके आकार में बदलाव आ जाता है, इसका आकार बदल जाता है। आकार के इस बदलने को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आकार के इस बदलने को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वहीं पर यदि मैं इस कागज के टुकड़े को जला दूं तो जब हम इस कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो जलाने के कारण इस कागज का रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन के बदलने को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जिनको हम एक एक करके समझने का प्रयास। हमारा अगला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनको हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार और अवस्था बदलती है। जैसे हमने बर्फ ली, बर्फ को पिघलाया और वो जल में बदला तो उसकी अवस्था बदल गई। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जैसे हमने कागज के टुकड़े को जलाया और जलाने के कारण उसका रासायनिक संगठन बदल गया। इसी प्रकार जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब जो जल बना उसको हम पुनः बर्फ में बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। अर्थात हम जला हुए कागज को पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते, यानी रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। इसी प्रकार जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, वहीं पर रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर क्रिया करते हैं तो अलग अलग गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने अपने आसपास अनेक लड़कियों को जलते हुए देखा होगा। सॉरी, लड़कियां नहीं जलती किसी से, लकड़ियों को। आपने अपने आसपास लकड़ियों को जलते हुए देखा होगा। लकड़ियां जो होती हैं उनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है कार्बन, और यह कार्बन वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्रिया कर कर नया पदार्थ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नया पदार्थ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ हैं।
दोनों ने क्रिया करी और एक नया पदार्थ बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास दो पदार्थ हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन, एक ईंधन है जिसका उपयोग ऊष्मा के लिए किया जाता है, और दूसरा पदार्थ है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, यानी ऑक्सीजन के बिना आग लगाना संभव नहीं है। जिस प्रकार आपके घरों में आग लगाने के लिए आपके रिश्तेदार आते हैं, इसी प्रकार सभी जगह आग लगाने के लिए ऑक्सीजन जाती है। बिना ऑक्सीजन के आग लगाना संभव नहीं है। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की क्रिया आपस में कराते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ होता है जल, और जल का काम है आग बुझाने का। यानी जो नया पदार्थ जल बना उसका गुणधर्म इन दोनों गुणधर्मों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इन दोनों के गुणधर्म से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारे जो पदार्थ हैं उनमें मौजूद पुराने आबंध जो होते हैं वो पुराने आबंध टूट जाते हैं और नए आबंधों का निर्माण होता है। इन आबंधों के टूटने और नए आबंधों के बनने के कारण ही नए पदार्थ के गुणधर्म पुराने पदार्थों से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। नए पदार्थ के जो नए गुणधर्म है वो पुराने पदार्थों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि नए पदार्थ बनने पर नए आबंध बन जाते हैं और पुराने आबंध टूट जाते हैं। बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 4 गुणधर्म होते हैं जो लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में पाए जाते हैं। हम देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, भौतिक अवस्थाओं में बदलाव होता है यानी परिवर्तन होता है। दूसरा है रंग का बदलना, कलर, रंग का बदलना। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तीसरा क्या है? तापमान में परिवर्तन। और चौथा है गैस का निकलना यानी उत्सर्जन होना, गैस का बाहर आना। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुख्य रूप से 4 गुणधर्म देखे जाते हैं, जिनमें पहला है उसकी भौतिक अवस्था का बदलना, दूसरा है गैस का निकलना, तीसरा है रंग का बदलना और चौथा है तापमान में परिवर्तन। अगर हम चारों गुणधर्मों को उदाहरण के माध्यम से देखें तो हमने क्या किया था, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस ली थी और दोनों गैसों की क्रिया कराने के बाद हमें जल प्राप्त हुआ था। जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है, मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल रही थी। सेम इसी प्रकार जब हमने लकड़ियों को जलाया तो लकड़ी में मौजूद था वो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करा और गैस बाहर निकली, मतलब यहाँ पर गैस बाहर निकल रही है। सेम इसी प्रकार अगर हम जिंक को, जो जिंक धातु होती है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दें तो जिस पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी तापमान में परिवर्तन हो जाता है। सेम इसी प्रकार अगर हम कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में थोड़ी सी आयरन की, जो आयरन होता है, थोड़ा सा आयरन डाल दें, यानी आयरन यानी लोहे की कीलें डाल दें, तो उस कॉपर सल्फेट का नीला रंग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 ही गुणधर्म सामान्यतः मेन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 4 ही गुणधर्म होते हैं। पहला है भौतिक अवस्था का बदलना, दूसरा है रंग का बदलना, तीसरा है तापमान में परिवर्तन और चौथा है गैस का निकलना। प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो पदार्थों को बनाया जा सकता है और न ही पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। पूरी अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है।
मान लीजिए हमने कार्बन और ऑक्सीजन अणु के मध्य अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया के पश्चात निर्मित हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 U होता है और ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16 U होता है। जब दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है तो आता है 48 U। और इससे निर्मित होने वाला जो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का द्रव्यमान भी 48 U ही होता है। अर्थात अभिकार का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों ओर हमें परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है, जिसके लिए हमें अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान करने के पश्चात दोनों ओर का द्रव्यमान समान हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 24 U और ऑक्सीजन अणु का होता है 32 U। दोनों को जब हम दोनों के द्रव्यमानों को हम जोड़ते हैं तो आता है 56 U। इनसे जो पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु को हम 2 से गुणा कर दें तो मैग्नीशियम अणु के ऑक्साइड का द्रव्यमान भी 56 U आएगा। अर्थात अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा और दोनों ओर द्रव्यमान बराबर होने के कारण यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करेगा। आज की कक्षा यहीं तक। आने वाली कक्षा में हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि कौन सी है, किन किन तरीकों से इसको संतुलित किया जा सकता है और रासायनिक समीकरण के क्या महत्व हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, बहुत सारी अनेक महत्वपूर्ण बातें हम जानने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। अगले वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर बातें बताई जाएंगी। धन्यवाद।